Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Notes by Ankita. Myself Ankita Sharma. लास्ट जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें हमने सॉल्वेंट के ऊपर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया था। उसमें लास्ट फैक्टर है आपका स्टेरिक फैक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो स्टेरिक सेंसिटिव होती है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज स्टेरिक सेंसिटिव। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज स्टेरिक सेंसिटिव। वैसा समझो, आपको हाइड्रोजन पे तो अटैक करना नहीं है, आपको अटैक बड़े बड़े सिस्टम पे करना है, कार्बन पे, सिलिकॉन पे। तो अगर उसका भी स्ट्रक्चर, मतलब उसका साइज़ मान लीजिए इतना है, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल भी इतना ले लिया तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का बेसिकली एक कंपेरेबल साइज़ होना चाहिए ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी देख सकते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इज स्टेरिक सेंसिटिव, ठीक है। ऑर्डर हमें लग रहा था कि अगर मान लीजिए जैसे हम सोचते हैं कि यहाँ पे 3 Me ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ज़्यादा बेसिकली डोनर की तरह बिहेव करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप जो लगे हुए हैं वो और ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे अच्छा डोनर कौन सा है आपका, या न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल इज़ योर गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बहुत सारे हम फैक्टर्स से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए इसी को सूटेबल रहने देते हैं। आप ये भी समझ सकते हो, अगर बड़ा रहेगा साइज़ में तो वो मूव भी कैसे करे, उसकी मोबिलिटी भी कम होगी। छोटा होगा जल्दी जाएगा, अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको बड़े बड़े सिस्टम्स पे अटैक करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ये है जिसमें आपको ओपन स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन और एक जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो यहाँ पे एक ध्यान देना, जैसे ये नाइट्रोजन है ना, तो ये नाइट्रोजन जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। मतलब जो चीज़ बेसिकली ऐसा समझो, ये डाउन है ना, डाउन है, तो ये जस्ट ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसा समझो, जो 3 फिंगर्स को अगर आप एक डायरेक्शन में लेके आते हो तो ये ऐसा दिख रहा है बेसिकली अमोनिया जैसा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऊपर की तरफ है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली इन्वर्जन दिखाते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इस वजह से ये लेस अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। अब यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके लोन पेयर्स ज़्यादा एक्सपोज हैं, इसी वजह से ये एज अ गुड डोनर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम देखें तो दोनों साइड सेम ग्रुप लगा हुआ है, CH2CH3 CH2CH3। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नाइट्रोजन, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर आपका ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो दो तरफ स्टेरिक क्राउडिंग है, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंपली नॉर्मल चेन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ब्रांच चेन है। तो जहाँ जहाँ ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी, इसी वजह से जो नॉर्मल चेन वाला अमीन है वो ज़्यादा अच्छा डोनर की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, इसमें दोनों साइड मिथाइल लगा हुआ है, इसमें एक साइड आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसमें दोनों साइड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब जब पहला वाला केस देखोगे आप, तो उसमें केवल एक साइड या हाइड्रोजन लगा हुआ है, और सेकेंड वाले में क्या लगा हुआ है, ये ऐसा है, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
ठीक है। अब ये चाहता तो है बॉन्ड बनाना, लेकिन ये जो मिथाइल का हाइड्रोजन है दैट आर क्रिएटिंग स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, गुड डोनर की जैसा बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड में देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन है और अनकॉमन है। तो यहाँ पे मिथाइल है और इस जगह पे हाइड्रोजन है, तो मतलब अब दो साइड से स्टेरिक क्राउडिंग आ गई। तो इसका मतलब सेकेंड वाला जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड वन। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, ठीक है, फिर हम एक साथ ऑर्डर लगाएंगे। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। थर्ड वन वाले केस में मिथाइल है, ठीक है, ये दूसरे साइड मिथाइल है। और जो फोर्थ वन वाला केस है, अगर उसमें इन सबकी जगह हटा के आपको मिथाइल अटैच करना है ना, CH3, मैं सारे को नहीं खोल रही हूँ, मैं बस इस वाले को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। अब ऐसा समझो, और इस वाले केस में ये कार्बन है, कार्बन से लगे हुए बाकी हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब ये चाहता तो है डोनेट करना, बट इतनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है इसमें, तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आएगा, इसका भी हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप ही इसके लोन पेयर को ब्लॉक कर दिया है, देने ही नहीं देगा। तो इसी वजह से थर्ड वन विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू द फोर्थ वन। अब आते हैं टर्शरी ब्यूटाइल पे। तो टर्शरी ब्यूटाइल मतलब अब एक और ऐसे आपने इतना ही बड़ा ग्रुप लगा दिया, तो वो तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ वन विल बी लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फोर्थ वन। फोर्थ वाला किससे है, थर्ड वाले से है। थर्ड वाला किससे है, सेकेंड वाले से है। और सेकेंड वाला किससे है, फर्स्ट वाले से है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा ऊपर वाले के न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच्ड है और कार्बन लगा हुआ है, फिर ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो मैंने बताया था स्ट्रेट चेन वाले क्या होते हैं, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ए, बी और सी में। तो ए विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू बी विच कम्पेयर टू सी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हार्ड वर्सेस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। कब किस केस में हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, कब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे रिएक्शन में करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल की बात करते हो आप, तो डायरेक्टली वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड्स में हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि लेस पोलर बॉन्ड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का है, तो वहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल उन्हें कहेंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट कर दे या ईजिली डोनेट नहीं करे, ठीक है। जबकि सॉफ्ट वाले में जब ईजिली वो डोनेट कर देगा तो उसे सॉफ्ट कहेंगे। दूसरा है लो पोलराइजेशन होना चाहिए, सॉफ्ट के केस में हाई पोलराइजेशन होना चाहिए। अभी पोलराइजेशन से मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, तो इस तरीके से कह सकते हैं I माइनस विल बी सॉफ्ट एंड F माइनस विल बी हार्ड न्यूक्लियोफाइल। स्मॉल साइज़ होना चाहिए डोनर एटम का। तो ये दोनों ही बातें जो है वो इसके रिगार्डिंग हो गई F माइनस के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज साइज़ हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट आप फॉलो करोगे, लार्ज साइज़ तो जैसे I माइनस हो गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन F माइनस है ना। और इस वाले केस में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे हो गया आपका कार्बन पे नेगेटिव है, ओके। तो कार्बन पे नेगेटिव है या नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ठीक है, कंपैरेटिवली कह रहे हैं, ओके। हाई चार्ज डेंसिटी को किससे डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी इज सिंपली चार्ज अपॉन साइज एरिया, ठीक है। तो जितना वो चार्ज रखता है और जितने एरिया में रखता है दैट इज़ योर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके ऊपर, वो उतना ही अच्छा
फाइल की तरह एक्ट करेगा, या कह सकते हैं जितना ज़्यादा चार्ज रखेगा वो उतना ही ज़्यादा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और साइज़ उसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साइज़ कम, चार्ज ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल की। तो इसमें होना चाहिए लो चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लो एनर्जी होमो है तो यहाँ पे हाई एनर्जी होमो होगा। लो ऑर्बिटल कोफिशिएंट, हाई ऑर्बिटल कोफिशिएंट। ऑर्बिटल कोफिशिएंट को आप साइज ऑफ ऑर्बिटल से समझ सकते हो। जितना ज़्यादा साइज होगा ऑर्बिटल का वो उतना ही जल्दी वो डोनेट कर देगा, ठीक है। और जो जितनी जल्दी डोनेट करेगा दैट विल बी ऑलवेज योर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब जहाँ पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल में कोई अल्फा इफेक्ट नहीं होता और सॉफ्ट में अल्फा इफेक्ट होता है, मतलब जो भी अल्फा इफेक्ट वाले आपके न्यूक्लियोफाइल हैं दैट आर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ओके। F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, इसमें सॉफ्ट कौन सा होगा, हार्ड कौन सा होगा, तो आपका आई माइनस विल बी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, F माइनस इज योर हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज, मतलब वो सॉफ्टेस्ट होगा, ओके। और जो पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल है, इसको मैं रेड से लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, और ऑलवेज जनरली, मतलब जहाँ पे भी आप जितने भी केस देखोगे सब में वो सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक है। आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जैसे हो गया आपका एथीन मॉलिक्यूल या एथाइलिन मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं ब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है। ये आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब जो पोलराइजेशन पावर जो है, पोलराइजेशन पावर, ठीक है, अभी तक हमने पोलराइजेशन ऑफ एनायन ही देखा थे, ठीक है। अभी हम पोलराइजेशन ऑफ केटायन देखेंगे, ठीक है। जैसे एनायन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है ना, उसी तरीके से केटायन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे पोलराइजेशन ऑफ एनायन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, ठीक है। कितना पोलराइज होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि केटायन का साइज क्या है, ओके। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं, जिसमें है पहला आपका साइज ऑफ केटायन। जितना ज़्यादा आपका साइज ऑफ केटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। पोलराइजिंग पावर तो हम कह सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। बस आपको कुछ नहीं समझना है, सिंपली ये समझना है कि जो डिस्टॉर्शन होगा, हम कह रहे थे जब एनायन की बात कर रहे थे तो एनायन के केस में हम कह रहे थे कि साइज़ ज़्यादा हो तब वो ज़्यादा पोलराइज होगा, तो जस्ट उसका रिवर्स बोल रहे हैं कि केटायन का साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसको पोलराइज करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा केटायन होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज करेगा सामने वाले को, ओके। तो अगर मैं डिफरेंट केटायंस में बात करूं तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है। इनमें से सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, लिथियम की, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, छोटा है, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, ठीक है। तो मोर पोलराइजिंग पावर। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे है एग्ज़ाम्पल लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। अभी मैंने एनायन जो है वो आपका सेम रखा है, ठीक है, RbF है। इसके केस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि F क्या है इन सब में कॉमन है, अब क्या ढूंढना है हमें, केटायन। केटायन सब में क्या है, डिफरेंट है,
तो केटायन डिफरेंट है, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? लिथियम वाले की। अभी ऊपर आपको बताया। तो इसमें अगर आप ऊपर वाले को देखते हुए फॉलो करो ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा पोलराइज कौन सा होगा? लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, मोर पोलराइज्ड। ओके, क्योंकि फ्लोरीन इसमें कॉमन है, ठीक है। ज़्यादा पोलराइजेशन होगा जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ, इसका मतलब मूव करोगे तो पोलराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, पोलराइजेशन डिक्रीजेस। अगर हम सेम केटायन की बात करें, ठीक है, जब हम सेम केटायन की बात करेंगे, जैसे है आपका लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसके केस में अब मेरा क्या हो गया? केटायन सेम हो गया, अब एनायन डिफरेंट हो गया। तो जब एनायन डिफरेंट हो गया और केटायन सेम हो गया, तो अब हमें कहाँ चले जाना है? अब केटायन तो कांस्टेंट हो गया, तो हम एनायन की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है किसकी एनायन क्या होता है, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड होता है? I-। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इधर की तरफ जब हम मूव करेंगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम आयोडाइड को होगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि पोलराइजेशन क्या हो गया? ज़्यादा हुआ, क्योंकि आयोडाइड के आयोडीन क्या करेगा? ज़्यादा पोलराइज करेगा बॉन्ड को, ठीक है। ऊपर वाले केस में मैंने बोला पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर, यहाँ पे लिख लिया कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो यहाँ पे क्योंकि पोलराइजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे अगर डिक्रीज कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उसको समझने से पहले एक जगह आप नोट कर लेना कि जो आपका, एक मिनट, कहीं नोट कर लेना पॉइंट करके कि जो RLI है, ठीक है, उसको देखा तो क्या पहले सोचा गया कि ये सॉफ्ट होगा, ठीक है, RLI, क्योंकि कार्बन और लिथियम का बॉन्ड है, तो सोचा गया कि ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। बट ये एक्चुअली में सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल, नॉट सॉफ्ट, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। नोट करके लिख लोगे आप, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे रिएक्शन कराते टाइम, ठीक है। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इस बेसिस पे अजम्पशन दी गई कि मतलब होगा, बट जब रिएक्शन कराया गया तो जो ऊपर वाली कंडीशन से वो फॉलो नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि RLI तो सॉफ्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जबकि जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स दे एक्ट एज सॉफ्ट। Cu2+ है, Pd2+ है, Hg+ है, Hg2+ है, Pt है, these are और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी सॉफ्ट, ठीक है, शो सॉफ्ट कैरेक्टर। दैट मीन्स जब भी जहाँ पे भी ये रिएक्शन करेंगे तो उस वाले न्यूक्लियोफाइल के पास जाएंगे जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, दे विल अटैच टू सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमेटलेशन पे। ट्रांसमेटलेशन, जब भी किसी रिएक्शन में दो मेटल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, दो मेटल हों, एक दो कंपाउंड्स है जिनमें दोनों में अलग अलग मेटल लगे हुए हैं, तो आपस में उनके मेटल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसमेटलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई M1 मेटल लगा हुआ है R1 से और M2 मेटल लगा हुआ है R2 से, तो आपस में इनके मेटल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। M1 लग जाता है R2 से और M2 लग जाता है R1 से, ठीक है। दिस इज़ योर ट्रांसमिटल, ओके। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, अ रिएक्शन इन विच टू मेटल्स एक्सचेंज देयर लिगेंड with respect to each other is said to be transmetallation, okay।
इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रांसमेटिलेशन के लिए हमेशा 2 मेटल का होना नेसेसरी है, ठीक है। देयर मस्ट बी 2 मेटल्स, देयर मस्ट बी 2 मेटल्स। ओके, हम नेक्स्ट आगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को और डिटेल में जानने से पहले थोड़ा सा ये पॉइंट भी जान लेंगे कि जो बेसिसिटी है वो आपकी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ योर काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो जब थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करेंगे एनर्जी ज़्यादा होगी या एनर्जी कम होगी, ठीक है। और जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, कि किसका फास्ट होगा किसका स्लो होगा। और थर्मोडाइनेमिक के केस में कि प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है, वही हम बनाएंगे। तो जिसकी एनर्जी लो होगी दैट विल बी योर स्टेबल, जिसकी एनर्जी हाई होगी दैट विल बी अनस्टेबल। तो अब अगर मैंने 2 रिएक्शन दी हुई है, एक एसिड की है और दूसरी अल्कोहल की है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बेस से, और आपका जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जनरेट हो रहा है, बेसिकली आपका एसीटेट आयन, अगर मैं CH3 इसको कंसिडर करूँ R की जगह, और यहाँ पे आपका बेसिकली एल्कोक्साइड आयन, ओके, इन द केस ऑफ अल्कोहल। अब इन दोनों में बात करते हैं। यहाँ हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन जल्दी होगा या कौन धीरे होगा, हम बात कर रहे हैं इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी। इसका मतलब हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन जल्दी करेगा कौन फास्ट करेगा, मतलब कौन स्लो करेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों में से उसमें एनर्जी किसकी कम होगी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये H+ के जाने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बाय अनदर ऑक्सीजन एटम, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो B वाला है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ओके। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा प्रोडक्ट वो उतना ही क्या होगा। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन दी हुई है मैंने, अब यहाँ पे हम देखेंगे काइनेटिक फैक्टर, ठीक है, काइनेटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिए हुए हैं, एक एल्डिहाइड है और आपका एक कीटोन है, ठीक है। दिस इज़ योर एल्डिहाइड, दिस इज़ योर कीटोन, ओके। इनमें से किस पे वो H- जाके अटैक करेगा, ठीक है। अटैक तो वो दोनों ही कार्बन पे कर सकता है, इस पे भी कर सकता है और इस पे भी कर सकता है। पर अब क्या मैटर आता है, अब मैटर ये आता है कि किस पे जल्दी करेगा। तो हमें पता है कि कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर कीटोन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है तो एल्डिहाइड क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो किस पे रिएक्शन जल्दी होगी, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ये वाला, ओके, मैंने उसको बस न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको O- दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस पे जो है कीटोन पे भी अटैक करके हम रिएक्शन दिखा सकते हैं, बट रिएक्शन किस में फास्ट होगी, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। सो ये काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन है, काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। हम इसमें प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहे हैं। जब भी प्रोडक्ट की बात करोगे या बेसिसिटी की बात करेंगे तब हम वहाँ पे थर्मोडायनेमिक वाला फैक्टर को यूज़ करेंगे, और जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम काइनेटिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये H+ निकाल रहा है, इस वजह से हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं ऊपर वाले केस में, ठीक।
यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इस वजह से हम काइनेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन फील होगा अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगी।